हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनर इंस्टीट्यूट। मैं अर्को प्रभु मुखर्जी आपके लिए लेकर आए हैं एडिटोरियल का नया सेशन। ये डेली रहेगा द हिंदू एडिटोरियल। देखो, जो एडिटोरियल है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट होता है इसके वोकैब्स। तो सबसे पहले इसके वोकैब्स हम लोग पढ़ेंगे। एक और चीज में जो है ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो क्या है, आपका जो रीडिंग कंप्रीहेंशन जो एग्जाम में आता है ना, मेंस में, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऊपर से अगर बात करें एसबीआई पीओ मेंस जो 2023 अभी जो कुछ दिन पहले हुआ, उसमें जीए के सेक्शन में 3 क्वेश्चंस आए थे यही एडिटोरियल से। तो ये जो है हम लोग डेली स्टार्ट करेंगे। आज इसका पहला सेशन है। तो अगर बात करें विनर इंस्टीट्यूट के बारे में, तो आप विनर इंस्टीट्यूट के जो वेबसाइट है वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। जो वेबसाइट है www.winnerinstituteindia.com। उसके साथ साथ इसके जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे दिया गया है। विनर इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, देन इसके 2 ब्रांचेस हैं, एक नागपुर और एक पुणे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। तो एडिटोरियल हम लोग स्टार्ट करेंगे वोकैब से, ठीक है। तो सबसे पहला जो एडिटोरियल है वो क्या है, छत्तीसगढ़ में अभी जो इलेक्शन हुआ तो उसमें सीएम चुने गए हैं विष्णु देवसाई। तो उन्हीं का जो है ऊपर आज का एडिटोरियल है कि बीजेपी को क्या करना चाहिए, कि पहले जो प्रॉमिसेस हैं उसको बीजेपी को रखना चाहिए, ठीक है। मतलब नॉर्मल जो कॉमन पीपल है उसको जो प्रॉमिसेस दिए गए हैं वो उनको मेंटेन करना चाहिए। तो उसी के ऊपर जो है आज का पहला एडिटोरियल है। सेकंड वाला एडिटोरियल किसके ऊपर है, श्रीलंकन रेफ्यूजीज के ऊपर है, कि जो 1990 के टाइम पे रेफ्यूजीज तो आए थे इंडिया में, बट उन लोगों को क्या है, इंडियन सिटीजन का दर्जा नहीं मिला। तो उसी के ऊपर जो है आज का सेकंड एडिटोरियल है। तो चलिए फर्स्ट एडिटोरियल का वोकैब हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है इफेक्टेड। इफेक्टेड क्या है, वर्ब है। इफेक्टेड क्या है, वर्ब है। मतलब क्या है, कॉज समथिंग टू हैपन और ब्रिंग अबाउट, यानी कि मान लो उसके वजह से कुछ अगर हो रहा है, कोई चीज अगर हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इफेक्टेड कहेंगे। देन वू जो है ये भी एक वर्ब है। तो वू का मतलब क्या है, सीक द फेवर और सपोर्ट और कस्टम ऑफ, यानी कि मान लो कोई एक जगह में मान लो दोनों पार्टीज ही अगर लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, देन उसे हम लोग क्या कहेंगे, वू कहेंगे, ठीक है। देन आ जाता है नेक्स्ट फ्रेज है हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड एट अ फास्ट पेस विद ग्रेट एंथुसियाज्म। यानी कि मान लो अगर कोई सरकार अगर कोई स्कीम लेकर आए हैं, ठीक है, एक सर्टेन पर्टिकुलर लोगों के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, देन उसको जो है कंटिन्यू करना एंड विद अ ग्रेट पेस, उसे हम लोग कहेंगे क्या, हिट द ग्राउंड रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिसबर्सल। ये मेनली हम लोग पेंशन के साथ यूज करते हैं, यानी कि मान लो पैसा देना किसी स्कीम, किसी पेंशन में जो है ये डिसबर्सल हम लोग यूज करते हैं। तो द एक्ट ऑफ स्पेंडिंग और डिसबर्सिंग मनी, पैसा देना, उसे जो हम लोग क्या कहते हैं, डिसबर्सल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ वोकैब हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या है, स्टेलमेट। स्टेलमेट क्या है, नाउन है, ठीक है। स्टेलमेट, स्टेलमेट का मतलब क्या है कि मान लो कोई काम करने में मान लो बाधा आ रहा है, वो हो नहीं पा रहा है, कोई काम मान लो रुक गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलमेट। सो अ सिचुएशन इन विच फर्दर एक्शन और प्रोग्रेस बाय ऑपोजिंग और कंपीटिंग पार्टीज सीम्स इम्पॉसिबल, जहां पे क्या है, आगे बढ़ना ही मुश्किल हो गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेलमेट कहते हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं यूनैनिमसली। ये क्या है, एडवर्ब है। यूनैनिमसली का मतलब क्या है, सर्वसम्मति, सभी ने एग्री किया, उसे हम लोग कहते हैं यूनैनिमसली, ठीक है। सो विदाउट ऑपोजिशन विद द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पीपल इन्वॉल्व, यानी कि सभी ने जो है सम्मति दिया है, उसे हम लोग कहते हैं यूनैनिमसली। देन हेम, हेम क्या है, नाउन है। हेम क्या है, नाउन है, यानी कि मान लो किसी के पास पावर है किसी चीज को चलाने का। जैसे मान लो जो सेलर है ना, उसके हाथ में स्टीयरिंग रहता है शिप का, तो यानी कि वही जो है डिफरेंट डायरेक्शन में स्टीयर कर सकता है। तो किसी के पास अगर पावर है किसी डायरेक्शन में किसी चीज को लेकर जाने का, उसे हम लोग कहते हैं हेम, ठीक है। तो अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो अभी हेम किसके पास है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास है, ठीक है। देन टसल, टसल का मतलब क्या है, लड़ाई झगड़ा, उसे जो हम लोग टसल कहते हैं। अ विगोरस स्ट्रगल और स्कफल टिपिकली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन और अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए अगर लड़ रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टसल कहते हैं। देन एट लास्ट टाउटेड। टाउटेड जो है एक वर्ब है। टाउटेड का मतलब क्या है कि मान लो मैंने कोई काम किया है, उसके बारे में मैं अगर लोगों के सामने प्रेज कर रहा हूं बहुत,
देन उसे हम लोग कहेंगे टाउटेड। ठीक है, सो टाउटेड क्या है, वर्ब है टू एडवर्टाइज, प्रेज और टॉक अबाउट समथिंग और समवन रिपीटेडली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला एडिटोरियल। देखिए ये जो है एडिटोरियल का हेडिंग है, नाम क्या दिया गया है, चेंज इन छत्तीसगढ़, क्योंकि यहां पे क्या है बीजेपी आ गया है, तो चेंज इन छत्तीसगढ़ ऑन द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट एंड द रोड अहेड। किसके ऊपर बातचीत किया जाएगा एडिटोरियल में, कि नया जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसके ऊपर, एंड आने वाले समय में जो बीजेपी का जो कामकाज रहेगा उसी के ऊपर जो है पूरा डिस्क्राइब किया गया है। अब देखो यहां पे कंक्लूजन के तौर पे क्या कहा गया है, नीचे वाला जो पार्ट होता है ये मेनली कंक्लूजन होता है। द बीजेपी विल हैव टू मेक गुड ऑन इट्स पोल प्रोमिसेस इन द ट्राइबल स्टेट। तो छत्तीसगढ़ क्या है, ट्राइबल स्टेट है। पोल प्रोमिसेस का मतलब क्या है, जैसे मान लो वोट पाने के लिए जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके गांव में जो है मैं पानी का कनेक्शन कर दूंगा, आपके घर में 24 घंटे जो है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कर दूंगा, ये सब क्या है, पोल प्रोमिसेस, वोट पाने के लिए प्रोमिसेस। तो ऑथर यहां पे यही कह रहे हैं कि बीजेपी को क्या करना चाहिए, अपना जो पोल प्रोमिसेस हैं उसके ऊपर जो है स्टिक टू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वोट पाने के लिए उसने प्रॉमिस तो कर दिया बट जैसे ही उसको वोट मिल गया देन वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि द बीजेपी हैज इफेक्टेड, बीजेपी ने क्या किया है, अ जनरेशनल शिफ्ट, यानी कि पूरा तख्ता पलट हमें देखने को मिला है यहां पे। ठीक है, सो द बीजेपी हैज इफेक्टेड अ जनरेशनल शिफ्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स वेयर इट वॉन इन द असेंबली इलेक्शंस रिसेंटली। 3 स्टेट्स यानी कि एक तो छत्तीसगढ़ हो गया जिसके ऊपर आज का एडिटोरियल है, दूसरा क्या है एमपी है, एंड तीसरा क्या है राजस्थान है। ठीक है, सो द बीजेपी हैज इफेक्टेड अ जनरेशनल शिफ्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स वेयर इट वॉन इन द असेंबली इलेक्शंस रिसेंटली। इन छत्तीसगढ़, अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, देन विष्णु देव साई's एलिवेशन एज चीफ मिनिस्टर वाज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग। तो बोला जा रहा है कि इनको जो यहां पे चूज किया गया है एज सीएम, तो ये जो है सरप्राइज होने का कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई आश्चर्य बात है, क्योंकि सभी लोग ने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर बीजेपी अगर जीत कर आते हैं तो यही जो है नेक्स्ट सीएम बनेंगे। ठीक है, सो इट वाज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग अनलाइक द पिक्स इन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, कि जैसे हम लोगों को क्या देखने को मिला, मध्य प्रदेश और राजस्थान में नए नए लोग जो है वो सीएम बन के आए हैं, बट यहां पे जो है एक्सपीरियंस्ड आदमी को ही जो है यहां पे सीएम बनाया गया है। His experience as a union minister and party state president, तो पहले जो है ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड जो बीजेपी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, where what weighed in his favor, तो उनके फेवर में जो है ये एक्सपीरियंस काम आया। कौन सा एक्सपीरियंस, कि पहले वो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, he also happens to belong to a tribal community। ऊपर से क्या है कि देखो स्टेट जो है वो क्या है, ट्राइबल स्टेट है, ऊपर से ये भी जो है वो कहां से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। Above all, he is trusted by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऊपर से क्या है नरेंद्र मोदी जी जो है इनको ट्रस्ट भी करते हैं, एंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी जो है इनको ट्रस्ट करते हैं, यानी कि ये क्या है विश्वासु आदमी है। तो सभी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि हाँ अगर नेक्स्ट सीएम बनना है तो यही बनेंगे। His appointment is expected to boost the BJP's state politics ahead of the लोक सभा इलेक्शन। तो ये क्या करेगा, देखो इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी स्टेट में आया है तो अल्टीमेटली क्या है छत्तीसगढ़ से जो वोट्स आएंगे लोकसभा इलेक्शन में तो उसको भी जो है बूस्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इनका ये जो सीएम जो चूज किया गया है विष्णु देव साई को, तो ये क्या है बीजेपी के हित में रहेगा। फिर क्या बोला जा रहा है, द पार्टी हैड वन ऑल 14 सीट्स इन द नॉर्दर्न ट्राइबल बेल्ट ऑफ सरगुजा। सरगुजा में जो है पूरा जो है 14 का 14 सीट जो है बीजेपी नहीं जीता है, एंड इट्स ट्राइबल आउटरीच कंटिन्यूज। एंड इससे क्या है वो जो ट्राइबल जो एरियाज हैं वहां पे क्या है बीजेपी धीरे धीरे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। वन ऑफ द 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स अरुण साव हु had replaced Mr. Sai as the state president last year। तो बोला जा रहा है कि इन दोनों जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनमें से एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नाम क्या है अरुण साव, इन्होंने क्या किया है जो विष्णुदेव साई है इनको रिप्लेस किया है एज द स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट। ठीक है, लास्ट ईयर, एंड इज फ्रॉम द डोमिनेंट साहू ओबीसी कम्युनिटी। वो कहां से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो देखो ये जो सीएम है ये बिलोंग करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी से, जो डेप्यूटी सीएम है उनमें से एक
ये अरुण साव ये बिलोंग करते हैं ओबीसी से, ठीक है। सो ही बिलोंग्स टू द साहू ओबीसी कम्युनिटी इन द प्लेन्स दैट बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी वो। तो बोल रहे हैं कि जहां पे ये जो साहू जो प्लेन रीजन है वहां पे क्या है, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही जो है एक साथ कंपीट करते हैं, बट वहां से जो है इनको चूज किया गया है एज द डेप्यूटी सीएम, ठीक है। एंड वो क्या है, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट भी है। He hails from the बिलासपुर रीजन, वो कहां से बिलोंग करते हैं, बिलासपुर रीजन से, where the contest between the two पार्टीज वॉज द क्लोजेस्ट, कि बिलासपुर रीजन में जो है सबसे ज्यादा फाइट हुआ था किसके बीच में, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अ सिमिलर कास्ट एंड रीजनल बैलेंसिंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ विजय शर्मा। अब देखो क्या देखने को मिला, सीएम कहां से है, ट्राइबल से है, सीएम कहां से है, ट्राइब से है, ठीक है। जो डेप्यूटी सीएम है उनमें से एक, मतलब फर्स्ट डेप्यूटी सीएम जो है वो क्या है, ओबीसी से है, और जो सेकंड जो डेप्यूटी सीएम है, ठीक है, तो वो कहां से है, ब्राह्मण है, ठीक है, वो कहां से है, ब्राह्मण है। तो एकदम जो है कास्ट को सोच समझ के जो है यहां पे बनाया गया है पूरा सीएम और डेप्यूटी सीएम। तो देखो यहां पे वही बोला जा रहा है कि सिमिलर कास्ट एंड रीजनल बैलेंसिंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ विजय शर्मा हु इज अ ब्राह्मण। तो यहां पे जो है ब्राह्मण को भी यहां पे इंक्लूड किया गया है एज द सेकंड डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। मिस्टर शर्मा अ फर्स्ट टाइम एमएलए डिफीटेड मोहम्मद अकबर। तो बोला जा रहा है कि ये जो मिस्टर शर्मा है, विजय शर्मा जो एक ब्राह्मण है, उन्होंने किसको डिफीट किया है, मोहम्मद अकबर को। ये क्या है, एक कांग्रेस लीडर है, ठीक है, कांग्रेस वेटरन। वेटरन का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस्ड। ये क्या है, बहुत ही एक एक्सपीरियंस लीडर है, ठीक है। वेटरन का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस्ड, एंड द ओनली मुस्लिम मिनिस्टर इन द प्रीवियस गवर्नमेंट। तो बोला जा रहा है कि प्रीवियस गवर्नमेंट में ये सिर्फ इकलौता एक मुस्लिम मिनिस्टर था, उसको भी हरा दिया। कौन हरा दिया, विजय शर्मा ने उसको हरा दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट पैरा में आ जाते हैं, द बीजेपी हैज 10 मोर स्लॉट्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो बोला जा रहा है कि अभी तो ये सिर्फ 3 मिनिस्टर्स हैं, इसके साथ साथ और भी 10 स्लॉट्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में टू बी फिल्ड, जो कि फिल होने वाला है। And it will be guided by the considerations of caste and gender balancing। और इसको गाइड कौन करेगा, by caste and gender balancing। And the new government will have to hit the ground running। तो ये बोला जा रहा है कि जो न्यू गवर्नमेंट है उसको क्या है, जो ऑलरेडी उसने प्रॉमिस किया है, यानी कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि पोल प्रॉमिस किया है, उस चीज को जो है बहुत ही जल्दी से एंड बहुत एंथुसियास्टिकली उसको जो है कंटिन्यू करना है। तो ये क्या है, फ्रेज है, टू हिट द ग्राउंड रनिंग from fulfilling economic promises including the construction of 18 lakh homes। तो यहां पे जो हाउसिंग जो स्कीम्स हैं उसको भी फुलफिल करना चाहिए। जैसे जो प्रॉमिस किया था कि 18 लाख घर बनेगा फॉर द रूरल पुअर, कि गांव के जो गरीब लोग हैं उनके लिए 18 लाख घर बनेंगे, तो वो भी जो है यहां पे पूरा करना चाहिए। उसके साथ साथ गिविंग द आउटस्टैंडिंग बोनस ऑन पैडी फॉर 2016-17 एंड 2017-18। तो ये भी प्रॉमिस किया गया था कि बोनस मिलेगा जो पैडी प्रोडक्शन है फॉर 16-17 एंड 17-18, दैट इज द लास्ट 2 years ऑफ द प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट। तो बोला जा रहा है कि ये क्या है, लास्ट 2 years में प्रॉमिस भी किया गया था कि अच्छा बोनस मिलेगा। एंड डिसबर्सल अंडर महत्री वंदन योजना ऑफ 12,000 एवरी ईयर टू ऑल मैरिड वुमेन। और ये भी जो है मैरिड वुमेन के लिए भी जो है एक योजना लेके आया था, नाम क्या है, महतरी वंदन योजना। उसमें क्या है, हर साल 12,000 रुपए दिया जाएगा, किसको, टू ऑल मैरिड वुमेन। तो इसको अंडरलाइन भी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है हर एक मैरिड वुमेन को 12,000 रुपए दिया जाएगा अंडर महतरी वंदन योजना। टू कंडक्टिंग, और वहां से क्या है, टू कंडक्टिंग अ स्विफ्ट प्रोब इनटू द करप्शन। क्योंकि पिछले साल क्या है, एक करप्शन एलिगेशन लगा था, किसके अगेंस्ट में, भूपेश बघेल के अगेंस्ट में, दैट द बीजेपी लेवल्ड अगेंस्ट द भूपेश बघेल रेजिम अर्लियर। तो पहले सीएम कौन थे, भूपेश बघेल थे, ठीक है, याद रखना, ठीक है, पहले सीएम थे भूपेश बघेल, उनके अगेंस्ट में क्या हुआ था, करप्शन एलिगेशन लगा था। तो उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे काम करना है, जो जांच है उसको और जो है आगे बढ़ाना है। इट मस्ट ऑल्सो रिजॉल्व द स्टेलमेट। स्टेलमेट मतलब मान लो कोई काम नहीं हो रहा है, वो मान लो अटक गया है, आगे नहीं बढ़ सकता, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेलमेट। सो इट मस्ट ऑल्सो रिजॉल्व द स्टेलमेट ओवर 2 रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल्स।
तो ये बोला जा रहा है कि 2 रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल्स भी लाए गए थे, बट उसके ऊपर कोई भी काम हुआ नहीं। दैट प्रोवाइड फॉर अ 76% कोटा इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जिसके थ्रू क्या है, ये दोनों बिल्स आए थे जिसके थ्रू क्या होने वाला था, ये एक 76% कोटा होने वाला था, कहां पे, जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। बट वो क्या है, वो बीच में ही रुक गया और आगे वो बढ़ा नहीं, इसलिए उसको स्टेलमेट कहा गया है। समझ में आया? सो दीज बिल्स पास यूनानिमसली, यानी कि यूनानिमसली का मतलब क्या है, सर्वसम्मति से। ये क्या है, सर्वसम्मति से पास किया गया बाय द प्रीवियस असेंबली एंड हैव बीन विथहेल्ड बाय द राजभवन। बट ये जो है राजभवन में जाके ये रुक गया, यानी कि जो गवर्नर का जो घर है, ठीक है, उसे जो है राजभवन कहा जाता है, ठीक है, तो वहां पे जो है इसको परमिशन नहीं मिला। विद अ बीजेपी गवर्नमेंट एट द हेम, तो बोला जा रहा है कि अभी कंट्रोल में कौन है, बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी कि डायरेक्शन को कौन मोड़ सकता है, पावर किसके हाथ में है, बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में है। सो विद द बीजेपी गवर्नमेंट एट हेम इंडिकेटिंग एन एंड टू द टसल, की जो झमेला है, जो झगड़ा है, ठीक है, उसको जो है बंद करना है, दैट द प्रीवियस गवर्नमेंट हैड विद द गवर्नर, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट का जो है गवर्नर के साथ जो है प्रॉब्लम था, तो इसी वजह से हो सकता है कि ये जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है उसको क्या है, रोक दिया गया था यहां पे। अ स्विफ्ट इंप्लीमेंटेशन, तो यहां पे अ स्विफ्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ the proposed changes under a tribal chief minister is likely to boost the BJP's credentials before the Lok Sabha election। तो बोला जा रहा है कि अभी ये जो स्विफ्ट जो चेंज किया गया है टू अ ट्राइबल चीफ मिनिस्टर, क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में ये देखा था कि जो विष्णुदेव साई है वो क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये बीजेपी का जो क्रेडेंशियल्स है उसको क्या है और बूस्ट करेगा। एंड बीजेपी यही चाहता है कि गवर्नर के साथ जो रिलेशन है वो सही बना रहे, क्योंकि ये जो राजभवन है यहीं पे जाके जो है ये अमेंडमेंट बिल रुक गया था, तो उसको भी जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं before the Lok Sabha election। And the new government will also have to take a view on the Swami Atmanand English medium schools, की जो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उसके ऊपर भी जो है यहाँ पे ध्यान देना है। एंड कॉलेजेस टाउटेड का मतलब क्या है, कोई अगर अपना जो काम है उसको अगर बढ़ाई करता है, उसका अगर प्रेज करता है, ठीक है, तो which was touted as a major achievement by the Congress government। तो बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा जो बनाया गया था स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत प्रेज किया था, तो उसके ऊपर भी जो है बीजेपी को ध्यान देना है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अर्बन वोटर्स डिसाइसिवली टर्न्ड इन फेवर ऑफ द बीजेपी इन पोल्स। तो बोला जा रहा है कि जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे भी जो है क्या देखने को मिला कि बीजेपी के हित में ही जो है ये पोल गया, यानी कि वोट गया। एंड इन द न्यू गवर्नमेंट विल हैव टू पे अटेंशन टू देयर कंसर्न्स। तो बोला जा रहा है कि बीजेपी का ये जो कंसर्न्स हैं उसके ऊपर न्यू गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे अटेंशन देना चाहिए। यही कहा गया है आज का पहला एडिटोरियल में, ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड एडिटोरियल। ये भी एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, तो इसमें जो वोकैब है वो कम है, ठीक है, पहले एडिटोरियल में थोड़ा ज्यादा वोकैब था। वोकैब को कॉपी में नोट कर लेना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिपैट्रिएट वोकैब। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी को अगर घर भेज दिया गया या फिर अपने देश भेज दिया गया, उसे जो है हम लोग रिपैट्रिएट हम लोग कहते हैं। जैसे मान लो रेफ्यूजीज को उसके देश भेज दिया गया, उसे हम लोग कहते हैं रिपैट्रिएट। देन सकर का मतलब क्या है, हेल्प करना, असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप एंड डिस्ट्रेस, उसे हम लोग कहते हैं सकर। देन नॉन रेफोलेमेंट, इसका मतलब क्या है कि मान लो जो रेफ्यूजीज हैं उसको फोर्स नहीं करना। अगर मान लो कोई अगर फोर्स कर रहा है कि तुम जाओ, इस देश छोड़ के चले जाओ, देन उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेफोलेमेंट कहेंगे। अगर उसको अगर फोर्स नहीं किया जा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रेफोलेमेंट कहेंगे। तो द प्रैक्टिस ऑफ नॉट फोर्सिंग रेफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स टू रिटर्न टू अ कंट्री इन विच दे आर लायबल टू बी सब्जेक्टेड टू परसिक्यूशन, कि जहां पे मान लो उसके अगेंस्ट में कोई केस हो सकता है, ठीक है, उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकता है, तो उस देश में ना भेजना, उसे हम लोग कहते हैं रिफोलेमेंट। ये क्या है, नाउन है। देन आ जाते हैं प्रोएक्टिव, यानी कि ये एक एडजेक्टिव है। ये जो है एक पर्सन या फिर कोई भी काम को लेके कहा जाता है, क्या, क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग अ सिचुएशन रादर देन जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू इट आफ्टर इट हैज हैपेंड। यानी कि ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हो गया मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं। वो जाके अगर मान लो कोई काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट में अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है फिजिकली, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
प्रोएक्टिव कहते हैं। देन एट लास्ट डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या है, मान सम्मान के साथ। सो द स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट, कि कोई अगर मान लो रेस्पेक्ट से अगर किसी के साथ पेश आ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्निटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल हेडिंग क्या है, एंड द अनसर्टेनिटी, की जो अनसर्टेनिटी है उसको क्या है, खत्म करना चाहिए। ऑन द श्रीलंकन रेफ्यूजीज इन तमिलनाडु, किसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है, जो श्रीलंकन रेफ्यूजीज हैं तमिलनाडु में, उसी के ऊपर जो है यहां पे बातचीत किया जा रहा है। सो सेंटर मस्ट अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी कि सेंटर को ऐसा नहीं कि अभी हाँ करेंगे बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी जो है डायरेक्टली जो है फैसला होना चाहिए। ठीक है, प्रोएक्टिवली। ठीक है, अडॉप्ट अ प्रोएक्टिव अप्रोच टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ श्रीलंकन रिपैट्रिएट्स, की जो मान लो जो रेफ्यूजीज हैं उसको जो भेजने के बारे में जो बात किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो है यहां पे अभी तुरंत जो है एक फैसला होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड एडिटोरियल। द मद्रास हाई कोर्ट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ द जुडिशियरी कैन प्रोवाइड सकर टू अ पर्सन। तो ये बोला जा रहा है कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने हमारे सामने ये प्रेजेंट किया है, क्या प्रेजेंट किया है, कि कैसे जो जुडिशियरी है यानी कि जो कोर्ट है, जो जजेस हैं, ये सब मिला के बनता है जुडिशियरी। तो यही बोला जा रहा है कि कैसे जुडिशियरी क्या प्रोवाइड कर सकता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। सकर का मतलब क्या है, सपोर्ट। ठीक है, कैसे एक जुडिशियरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है टू अ पर्सन वेटिंग फॉर ओवर 40 इयर्स, जो क्या है 40 सालों से वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है, टू गेट इंडियन सिटीजनशिप, जो क्या है 40 सालों से वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है, इंडियन सिटीजनशिप पाने के लिए। उसके साथ साथ इन टी गणेशन, आप देखो वो आदमी का नाम क्या है, टी गणेशन है, जो 40 सालों से वेट कर रहा है। ठीक है, इन द टी गणेशन वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस। ठीक है, ये केस का नाम है टी गणेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स, द मदुराई बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, जो मद्रास हाई कोर्ट है, द मदुराई बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, वही मद्रास हाई कोर्ट का मदुराई बेंच, इन इट्स जजमेंट ऑन नवंबर 30, उन्होंने अपना नवंबर 30 में जजमेंट दिया गया है, डायरेक्टेड द अथॉरिटीज टू ट्रीट द पिटिशनर। पिटिशनर कौन है, ये टी गणेशन जो है ये पिटिशनर है, एंड इज फैमिली एज इंडियन सिटीजन। तो उन्होंने ये कहा कि इसको जो है इंडियन सिटीजन के तरह ही जो है ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए वो 40 साल तक रुके थे इंडियन सिटीजनशिप मिलने के लिए। Thus extending to them relief measures that the Tamil Nadu government provides to repatriates from Sri Lanka। तो बोला जा रहा है कि इससे क्या है, उन लोगों को रिलीफ मेजर्स भी मिला जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो श्रीलंकन जो रिपैट्रिएट्स होते हैं उसको। द 69-year-old पिटिशनर, यानी कि इनका उम्र कितना है, 69 इयर्स। टी गणेशन का उम्र कितना है, 69 इयर्स। द 69-year-old पिटिशनर नाउ अ रेसिडेंट ऑफ अ रिफ्यूजी कैंप इन करूर। तो वो अभी कहां पे रहते हैं, एक रिफ्यूजी कैंप पे रहते हैं, कहां पे, करूर में। रिच्ड इंडिया इन 1990, वो इंडिया में कब आए थे, 1990 में आए थे। आफ्टर हैविंग बीन इशूड एन इंडियन पासपोर्ट, जब उनको एक इंडियन पासपोर्ट मिला था, इन कैंडी, कैंडी कहां पे, श्रीलंका में है, इन अगस्त 1982, तो तब उसको जो है पासपोर्ट मिला था। उसके बाद 1990 में वो आए थे, इंडिया में आए थे, ऑन रिपैट्रिएशन अंडर 2 बायलैटरल ट्रीटीज, कि जब ये कहा गया था कि आपके लोगों को भेजा जा रहा है आपके देश में, तो तभी वो आए थे 1990 में श्रीलंका से। दैट कंसर्न्ड हिल कंट्री तमिल्स और इंडियन ओरिजिन तमिल्स, तो जिसमें कौन कौन से लोग आए थे, जो हिल कंसर्न तमिल्स थे एंड जो आईओटी यानी कि इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैं, वही लोग यहां पे आए थे। He had approached the court as the authorities treated him only as a Sri Lankan refugee। तो बोला जा रहा है कि जब अथॉरिटीज ने उनको कैसे ट्रीट किया, कि वो जो है एक श्रीलंकन रिफ्यूजी है, तब वो कोर्ट के पास गए थे इस केस को लेके। इवन दो ही इज एन इंडियन सिटीजन, कि वो इंडियन सिटीजन होने के बावजूद भी जो अथॉरिटीज है वो नहीं मान रहे थे, इसलिए वो कहां पे गए थे, कोर्ट में गए थे। The government accepted the genuineness of his passport but doubted his identity। तो बोला जा रहा है कि उसका पासपोर्ट का जो जेन्युइननेस है वो गवर्नमेंट ने तो एक्सेप्ट कर दिया था, बट उनका जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर गवर्नमेंट का डाउट था। अब देखो क्यों डाउट था, because the photograph was the image of a far younger person। तो बोला जा रहा है कि वो जो फोटो उन्होंने प्रोवाइड किया था उसमें क्या है, एक यंगर पर्सन का फोटो था। तो जो
जो ऑफिशियल्स थे उनको ऐसा लगा कि ये जो है फ्रॉड कर रहे हैं, तो उनको ये डाउट हुआ कि ये जो है वो वही पर्सन नहीं है। बट द कोर्ट रिजेक्टेड दिस पोजीशन, बट जो कोर्ट है ये पोजीशन को जो है रिजेक्ट कर दिया कि आप कैसे एक फोटो को देखकर ये कह सकते हैं कि ये यंगर फोटो है, ये पर्सन वो नहीं है। गणेशन इज नॉट द ओनली सच पर्सन। तो ये बोला जा रहा है कि गणेशन जैसे और भी लोग हैं। द कोर्ट हैज रिकॉर्डेड दैट अराउंड 5130 एप्लीकेंट्स जो बिलोंग करते हैं इंडियन ओरिजिन तमिल कैटेगरी में, आईओटी कैटेगरी में, तो वो भी जो है इसमें शामिल है, हैव सॉट सिटीजनशिप, तो उन्होंने भी जो है सिटीजनशिप के लिए लड़ा है। ठीक है, उनको चाहिए इंडियन सिटीजनशिप। In official data of March 2023, Tamil Nadu had about 91,000 refugees. अगर ऑफिशियल डेटा के बारे में बात करें, अब देखो जो नॉर्मल डेटा होता है वो हमेशा क्या है, ऑफिशियल डेटा से ज्यादा ही होता है। ठीक है, अगर हम लोग ऑफिशियल डेटा के बारे में बात करें तो तमिलनाडु के पास 91,000 रेफ्यूजीज हैं, विथ अराउंड 58,000 इन कैंप्स, जहां पे 58,000 कहां पे है, तमिलनाडु के कैंप्स में है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये जो है पहली बार नहीं है दैट द बेंच, स्पेशली जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन, तो हम लोगों ने जब फोटो में देखा था ना, जो जस्टिस था उन्हीं का नाम है जी.आर. स्वामीनाथन। तो ऐसा नहीं कि जी.आर. स्वामीनाथन की तरफ से ये पहली बार था, हैज गन टू द रेस्क्यू ऑफ दोज इन द कैंप्स, ऐसा नहीं कि उन्होंने पहली बार जो है रेस्क्यू किया है। इन द लास्ट 15 months द जज हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द पिटिशनर्स कंसर्न्ड वेर इंडियन सिटीजन्स, तो ये लास्ट 15 महीनों में ये जज ने जो है ये एस्टैब्लिश किया कि जो पिटिशनर्स हैं वो क्या है, वो इंडियन सिटीजन्स ही हैं। इंटरप्रिटिंग प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, जो क्या इंटरप्रिट कर रहा है, द प्रोविजंस ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट, एंड शुड बी इशूड पासपोर्ट, एंड उन लोगों को जो है पासपोर्ट इशू करना चाहिए क्योंकि दे आर इंडियन सिटीजन्स। और ये जो है ये जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने यहां पे जो है कहा है। Otherwise, the general legal position of the union government is that every refugee is an illegal migrant. नहीं तो अगर जी.आर. स्वामीनाथन अगर नहीं बोलते, देन गवर्नमेंट क्या सोचता है कि हर एक जो रिफ्यूजी है वो क्या है, एक इलीगल माइग्रेंट है, दो एंटाइटल्ड टू बेनिफिट्स, बट उन लोगों को क्या है, बेनिफिट्स मिलता है, बट गवर्नमेंट उन लोगों को क्या समझते हैं कि वो जो है इलीगल माइग्रेंट्स हैं। डीएमके स्टेट, डीएमके पार्टी जो है ये हम लोगों को तमिलनाडु में देखने को मिलता है। सो डीएमके स्टेट गवर्नमेंट स्टडी फाउंड दैट नियरली 8,000 रिफ्यूजीज आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप, तो वहां पे ये पाया गया कि नियरली 8,000 जो रिफ्यूजीज हैं उनको क्या चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, एज दे डू नॉट कम अंडर एक्सक्लूजन्स ऑफ द लॉ, क्योंकि वो जो है ये लॉ के एक्सक्लूजन में वो लोग नहीं आते हैं। The union government's stand has been that despite not being a signatory of the 1951 UN Refugee Convention, तो इंडिया जो है UN Refugee Convention का जो है एक परमानेंट मेंबर तो नहीं है, बट वो उन लोगों का जो नियम है उसका पालन करते हैं। ठीक है, और द 1967 प्रोटोकॉल, तो ये बोला जा रहा है कि ना तो ये यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का जो है परमानेंट मेंबर है, नहीं तो क्या है, ये 1967 प्रोटोकॉल का भी मेंबर नहीं है। इट एडहियर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेफालुमेंट, यानी कि नॉन रेफालुमेंट का मतलब क्या है, किसी को अपने देश में ना भेज देना। अगर मान लो कोई रिफ्यूजी आया है हमारे शरण में, अगर उसको अगर भेज देते हैं उसके देश में, देन वहां पे जाके उसके अगेंस्ट में कार्रवाई हो सकता है, उसके अगेंस्ट में केस बन सकता है। ठीक है, बट उसको अगर नहीं भेजा जाता है देन उसे हम लोग कहते हैं नॉन रेफालुमेंट। तो इंडिया जो है इसको फॉलो करता है, हालांकि वो मेंबर नहीं है यूएन का, फिर भी जो है इसको फॉलो करता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो फेवर्स द वॉलंटरी रिपेट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजीज टू श्रीलंका, तो बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है इस चीज को जो है फेवर करता है, इस चीज को सपोर्ट करता है। कौन सी चीज को, जो वॉलंटरी अगर कोई अगर देश में अगर जाना चाहता है ऑफ रिफ्यूजीज टू श्रीलंका, एंड दिस वाज अ रीजन व्हाई द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो सीएए आया था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019, उसमें क्या है, जो श्रीलंकन रिफ्यूजीज हैं वो इंक्लूड नहीं थे। द सेंटर शुड एंश्योर फॉलो अप एक्शन, तो ये बोला जा रहा है कि जो सेंटर है उसको क्या करना चाहिए, एक फॉलो अप एक्शन को एंश्योर करना चाहिए ऑन द डीएमके गवर्नमेंट स्टडी की, जो डीएमके गवर्नमेंट है वो क्या कर रहा है। इट शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई दोज एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर द लीगल फ्रेमवर्क, तो सबसे पहले तो उन लोगों को ढूंढना चाहिए कि कौन जो है लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में कौन जो है एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए, एंड उनमें से जो है ये टी
जो गणेशन थे वो भी जो है उनमें इंक्लूडेड हैं। एंड एसर्टेन देयर कंसेंट, एंड उनका जो कंसेंट है उसको भी एसर्टेन करना चाहिए कि क्या आप इंडियन सिटीजन बनना चाहते हैं, तो उसको भी जो है एसर्टेन करना चाहिए। एंड फॉर दोज हु विश टू परस्यू हायर स्टडीज, एंड जो मान लो हायर स्टडीज करना चाहता है, उनमें से बहुत सारे बच्चे भी होंगे जो मान लो हायर स्टडीज करना चाहते हैं या फिर वो बाहर जाना चाहते हैं और गो अब्रॉड फॉर अ लाइवलीहुड, परमिशन कैन बी ग्रांटेड इफ द एप्लीकेंट हैज नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। तो अगर मान लो जो एप्लीकेंट है उसका अगर मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, देन उसके अगेंस्ट में वो क्या कर सकता है, वो हायर स्टडीज में भी जा सकता है या फिर मान लो रहने के लिए दूसरे देश में भी जा सकता है विद इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट शुड इनिशिएट टॉक्स विद श्रीलंका ऑन वॉलंटरी रिपैट्रिएशन। तो ये बोलना चाहिए कि जो श्रीलंका है उसके साथ जो है इंडियन गवर्नमेंट का बातचीत होना चाहिए कि अगर मान लो रिफ्यूजीज वो अगर अपने मन से अगर श्रीलंका जाना चाहते हैं देन वो जा सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम वर्कड आउट, कि एक स्ट्रक्चर्ड असिस्टेंस प्रोग्राम जो है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ बोलेगा तो उसको जो है करके भी दिखाना है। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है, जाके जो है उसमें इन्वॉल्व होकर काम करना। सो अ प्रोएक्टिव अप्रोच शुड बी followed to ensure that those tagged as refugees are able to lead a life of dignity, कि जो प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए ताकि जिनको रिफ्यूजीज का धब्बा लगा है, जिनको रिफ्यूजीज का टैग लगा है, वो लोग जो है मान सम्मान से जी सकते हैं। तो यहीं पे जो है हम लोगों का सेकंड एडिटोरियल खत्म होता है। बताना ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस एंड ये एडिटोरियल एंड अदर जो सेशंस हैं उसके लिए हम लोगों का जो YouTube चैनल है उसमें जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।